अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ईद से कबल हमें एक और खुशी मनाने का मौका तो दे दिया, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप अभी भी बाकी है। इस पे कल के मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन आगे की भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं लीना मोइन अजीज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इसके अलावा कराची में मिर्जा इकबाल बेग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन PCB और समा टीवी के अपने एंकर और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब जट साहब। भी आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमें आपने वक्त दिया क्रिकेट पे बात करने का, और ज़ाहिर है मज़ा भी आता है। यहाँ मैं मिर्ज़ा साहब आपसे पहले शुरू करना चाहूँगी। कल के मैच के बारे में थोड़ा सा एक सवाल है यहाँ कि 11 मैचों की शिकस्त के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका तो हमें लगा है, लेकिन ज़ाहिर है आगे इम्तिहान और भी बाकी हैं इश्क के। अच्छा, यहाँ हमने देखा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया भी हमने के साथ भी खेलना है, कई टीम्स के साथ खेलना है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कल के मैच में भी फील्डिंग एक बहुत बड़ी कमजोरी रही पाकिस्तान की। बहुत सारी ऐसी टीम्स होती है जो 40-50 रन है वो बचा लेती हैं फील्डिंग की वजह से। क्या ये मसला हमें आगे चलते चलते नजर आएगा कि हल हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त दुनिया की एक ऐसी टीम है जो अपने चाहने वालों को कभी तो गम देती है और कभी अचानक खुशी दे देती है, और कल उसने उसका मुजाहरा किया। आपने फील्डिंग की बात की। कल के मैच में पाकिस्तान से 3 कैचेस ड्रॉप हुए, 1 स्टंप मिस हुआ, मिस फील्ड हुई, लेकिन कहते हैं ना कि कल किस्मत की देवी हम पर मेहरबान थी और हमारे खिलाड़ियों ने जान भी मारी, जिसकी वजह से 14 रन के फ़र्क से हम ये कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की कोचेस की एक फौज जफर मौज रखी हुई है। न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न जो उनके टेस्ट क्रिकेटर थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज अ फील्डिंग कोच रखा है। इससे पहले भी एक गैर मुल्की फील्डिंग कोच थे। तो फील्डिंग पर हमें ज़रूर तवज्जो देनी होगी। और नंबर कि हम खुशी के शादियाने बजाएं कि हम मैच जीत गए, बिल्कुल जीते। हम 12 मुसलसल 11 शिकस्त वनडे इंटरनेशनल मैचों की और एक हमारा प्रैक्टिस मैच था अफगानिस्तान का, उसके बाद हम ये जीते हैं, तो इससे टीम का मोरल तो अप होगा। लेकिन इस जीत की खुशी में हम कहीं उन खामियों को न भूल जाएं कि जो खामियां हैं। और आपने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा, और जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में जो क्लिप्स दिखाए जिसमें नासिर हुसैन की आवाज में कि नासिर हुसैन क्या कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, और यही है, हमें इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हमें मुस्तकबिल में हमारे अभी 7 मैचेस बाकी हैं इस वर्ल्ड कप में, जान मार कर खेलना चाहिए ताकि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, ये आपने जो बात की कि एक मैच की बात है, लीना यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। हर दफा कहते हैं और बहुत अरसे से कह रहे हैं पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है, या फील्डिंग की वजह से है या किस वजह से है? देखें, फील्डिंग कल मैं तो कहूँगी कि कल जो ग्राउंड फील्डिंग थी हमारी बहुत बेहतर थी। तो ये इल्ज़ाम कि कल फील्डिंग अच्छी नहीं थी, इतना से नहीं है, लेकिन जो एक स्टंपिंग मिस हुई वो काफ़ी हो सकती है, और एक स्लिप में कैच हुआ। लेकिन इसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी शार्प नजर आई। बल्कि एक मौके पे तो नासिर हुसैन जो कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा कि टुडे पाकिस्तान फील्डिंग हैज़ बीन बेटर देन इंग्लैंड, व्हिच इज़ अ बिग थिंग बिकॉज इंग्लैंड हैज़ बीन फील्डिंग रियली वेल। लेकिन ये है कि बात ये है कि फील्डिंग जनरली जो आप कह रही हैं, मैं इल्ज़ाम मानती हूँ कि फील्डिंग जनरली हमारी बहुत ख़राब होती है, नाकिस होती है, लेकिन कल के मैच में काफी बेहतर नजर आई। और यही एक वजह है कि हम पाकिस्तान कल मैच भी जीता, क्योंकि इंग्लैंड के जितने स्ट्रांग बैट्समैन हैं, तो अगर फील्डिंग भी नाकिस होती तो यकीनन 14 रन का वो फर्क ना रह जाता। तो एक दो बड़े अच्छे कैच पकड़े, जो खासकर वहाब ने बड़ा क्रूशल कैच पकड़ा, काफी ऊंचा जा रहा था, और बड़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट भी, वहाब टॉल है, बैकवर्ड पॉइंट पे वो खड़े थे, और वहां पर जॉस बटलर का बड़ा कीमती कैच था वो। तो इस तरह के एक दो बड़े अच्छे कैच हमने पकड़े, और ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी रही। बहरहाल लेकिन वो मोइन अली की जो स्टंपिंग सरफराज ने छोड़ी वो बहुत कॉस्ट कर सकती थी, हो सकता था। तो कैचिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग जो एक अलग चीज है वो काफी बेहतर थी। ठीक है। अब शोएब साहब, पाकिस्तान का ये जो अनप्रेडिक्टेबल होना है, ये क्या हम इसको मुस्बत कह सकते हैं या मनफी कह सकते हैं? क्योंकि जाहिर है फिर अगली टीम को तो नहीं पता होगा ना कि पाकिस्तान आज कैसे कारकर्दगी दिखाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो टैग है पाकिस्तान के लिए
یہ جو ہے وہ عجیب سی صورتحال اختیار کر جاتا ہے. نہ آپ اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں. پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہارتے ہارتے جیتتی ہے اور پھر جیتتی ہے تو چیمپئنز ٹرافی بھی جیت جاتی ہے, اور پاکستان ٹیم جیتتی ہوئی آتی ہے اور پھر چیمپئنز ٹرافی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان ان ا رو جو ہے وہ 11 میچز یہاں پر ہار گیا, اور اس کے علاوہ جو ہم نے میچز جیتے وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیتے. فیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو بالکل فیلڈنگ پاکستان نے ماضی کی بنسبت پاکستان کی مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اس سے پہلے اسٹیو رکسن تھے تو ان کے زمانے میں آپ کی فیلڈنگ جو ہے قدرے بہتر تھی, لیکن کل کے میچ میں فیلڈنگ ہی اصل ڈیفرنس جو ہے فیلڈنگ تھی. چھوٹا گراؤنڈ تھا, 348 کا ٹوٹل کوئی بہت بڑا ٹوٹل نہیں تھا, لیکن پاکستان نے قدرے بہتر فیلڈنگ کی انگلینڈ کی بنسبت ہے. اگر جوائے روٹ نے کیچ پکڑ لیا ہوتا محمد حفیظ کا جنہوں نے 84 رنز بنائے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ نتیجہ جو ہے قدرے مختلف ہو سکتا تھا. معین علی کا سٹمپ مس ہوا لیکن وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ مس ہوا, لیکن خوش قسمتی ہماری یہ تھی کہ وہ زیادہ رنز نہیں بنا سکے. تو پاکستان نے قدرے بہتر فیلڈنگ کی, لیکن یہ جو ٹیگ ہے اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ کوئی ایک دن کا یا ایک ایونٹ کا ٹیگ نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہا ہے. جس کنسسٹنسی سے ہم پرفارمنس میں جو ہے وہ پرفارم نہیں دے پاتے گراؤنڈ میں, اس کنسسٹنسی سے ہم اس ٹیگ کو لے کر چلتے ہیں. لیکن ایک خامی جو ہے ایک کامیابی بہت ساری خامیاں جیسے چھپاتی ہے, ویسے ہی ایک کامیابی جو ہے وہ آپ کا مورال جو ہے بڑا بلند کر دیتی ہے. پاکستان نے کسی ایسی ویسی ٹیم کو نہیں ہرایا. اسی میگا ایونٹ میں آپ افغانستان جو رینکنگ میں 10ویں نمبر پہ ہے اس سے وارم اپ میچ ہارے. آپ ورلڈ کپ کا پہلا میچ رینکنگ میں 8ویں نمبر کی ٹیم ویسٹ انڈیز سے ہارے اور بڑی بری طرح ہارے, لیکن آپ نے جس کو پچھاڑا ہے وہ نمبر 1 ٹیم ہے. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان ٹیم گیئر اپ ہوئی ہے. دیکھیں اگر ہم کرکٹ ٹیم کی بات کریں پاکستان کی, اس کی بیٹنگ لائن ہو, اس کی بالنگ لائن ہو, یہ مکمل ہے. بیٹنگ بھی آپ کے پاس مکمل ہے, بالنگ بھی آپ کے پاس مکمل ہے. آپ کے پاس جو کمی ہے وہ صرف فیلڈنگ کی ہے. کل جس طرح کی فیلڈنگ کی ہے, اب آنے والے میچز میں اگر ہم نے اس طرح کی فیلڈنگ کی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان فائنل 4 میں نہ جائے. آلدو کہ ابھی اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم دیکھیں تو پاکستان فائنل 4 میں نظر نہیں آتی, کیونکہ وہاں پہ انگلینڈ ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, قدرے بہتر کھیل پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم فیلڈنگ پہ اپنی جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں اور ہم کیچز جو ہیں مس نہ کریں تو یقینی طور پہ پاکستان کو کوئی جو ہے طاقت نہیں روک سکے گی. دنیاوی طاقت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فائنل 4 میں نہ پہنچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خالد محمود صاحب, غیر ملکی کوچز کی بات کریں, یعنی کہ اگر قدرے بہتر تھی کل کیچز ڈراپ کرنے کے باوجود, یعنی کہ پھر کچھ کام تو دکھا دیا نا غیر ملکی کوچز نے. جی میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے دوسرے مہمانوں سے کہ گراؤنڈ فیلڈنگ نسبتاً کل اچھی دیکھنے کو ملی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ گراؤنڈ فیلڈنگ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی وہ دوسری فیلڈنگ کی ہے, کیچز, سٹمپنگ وغیرہ. دیکھیں گراؤنڈ فیلڈنگ سے آپ 15-20 رنز بچا لیتے ہیں, یا خراب فیلڈنگ کریں 15-20 رنز زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن اگر ایک قیمتی کیچ آپ چھوڑ دیں, ایک قیمتی سٹمپنگ چھوڑ دیں تو آپ کا نقصان 40-50 کا ہوتا ہے. لہذا اس فیلڈنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس پہ پاکستان کو توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. آپ ایک سٹمپنگ کی بات ہو رہی تھی, معین علی سٹمپ ہونا چاہیے تھے, کوئی تخ نہیں بنتی, سرفراز وہ کلیکٹ ہی نہیں کر سکے اس گیند کو. تو معین علی آپ کو پتا ہے کہ نیچے لوڈ آرڈر پہ آ کے 40-50 رنز کرنے کے بڑے ماہر ہیں اور بڑی اچھی سپیڈ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. تو وہ آپ کی بچت ہو گئی. کل آپ کا اچھا دن تھا, خوش قسمتی رہی, لیکن یہ ضروری نہیں کہ خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہے. پاکستان کی ٹیم کو انپریڈکٹیبل ہمیشہ سے کہا جاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اب نیا نام اس کے لیے سوچنا پڑے گا. پاکستان کی ٹیم آج کل ایک عجوبہ سی ٹیم بن چکی ہے, بہت عجوبہ سی, کہ 2 میچ کھیلے ہیں, اس میں لوئسٹ سکور بھی ٹورنامنٹ کا بھی انہوں نے کر دیا 105, اور ہائیسٹ سکور بھی انہوں نے کر دیا ہے, تو بڑی کمال کی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ اب جو آئندہ آگے آئے گا اس میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا. انگلینڈ کے خلاف کیوں میچ جیتے ہیں؟ انگلینڈ کے خلاف اس لیے میچ جیتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف پہلے 4 میچ کھیلے تھے, ان کی بیٹنگ بھی دیکھ چکے تھے, ان کی بالنگ بھی دیکھ چکے تھے, اور ایک تیار تھے ذہنی طور پہ اس ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لیے. جبکہ جہاں ان کو کوئی نئی چیز ملتی ہے, نئی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کرکٹ میں نئی ایجاد ہو جاتی ہے, یعنی کہ خالد صاحب انگلینڈ کی ٹیم پریڈکٹیبل تھی, اس سے فائدہ اٹھایا پاکستان نے.
इनके लिए प्रिडिक्टेबल थी। वेस्ट इंडीज़ एक नई स्ट्रेटजी के साथ आए थे, उन्होंने उस विकेट की बाउंस का फ़ायदा उठाया, शॉर्ट पिच डिलीवरी उनकी हिकमत अमली थी। पाकिस्तान की टीम ऐसे घबरा गई कि जैसे आज तक उन्होंने ना कभी बाउंसर देखा था, ना खेला था, ना इसका पता था। तो हर तरह की इस तरह की जो नई सूरत हाल पेश आएगी, मेरा ख्याल है जो दूसरी नई टीमें आएंगी वो कोई भी नई चीज़ सामने लेके आएंगे तो ये फिर उसी तरह घबराहट का शिकार होंगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट जो है उनको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी और जाहिर है और मैचेस बहुत होंगे। मिर्जा साहब, यहाँ मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तानी टीम को कुछ आदत है डेड विकेट्स पर खेलने की, तो डेड विकेट्स पर जाहिर है फिर वो जिस तरह से खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो पिचेस हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। आपको क्या लगता है कि बैक फुट पे जाना मुश्किल है? देखिए, एक तो हमारी कमज़ोरी को अंबर उन्होंने यूटिलाइज़ किया वेस्ट इंडीज़ ने शॉर्ट पिच गेंदों पर। दूसरे जो ग्राउंड फील्ड, मैं खालिद महमूद साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ग्राउंड फील्डिंग तो हो जाती है कि अगर 15 रन बचा लिए या 15 रन दे दिए, कैचेस विन मैचेस, ये क्रिकेट में सीधी सी बात है। जो रूट का कैच हमने ड्रॉप किया बाबर आजम ने स्लिप में, उस वक्त उसके 9 रन थे और वो सेंचुरी स्कोर कर गया, वरना मैच तो वहीं ख़त्म हो जाता। तो हमें कैचेस के ऊपर डेफिनेटली कंसनट्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाए कि हमारी ग्राउंड फील्डिंग तो सही है, लेकिन अगर आप एक दो इंपॉर्टेंट बैट्समैनों के कैच गिरा देंगे तो फिर आप कैसे आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। जहां तक आपने बात की विकेट्स की, क्योंकि 3 मार्च 2009 के बाद से पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैचेस तो हुए नहीं, वनडे इंटरनेशनल मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ या वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ हुए और T20 मैचेस हुए। उसके बाद से हम जिन विकेटों पर खेल रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो बेजान विकेटें हैं, और जब हम उन बेजान विकेटों से निकलकर किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां तेज विकेटें हों तो हमें मुश्किल होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाहे न्यूजीलैंड ले लें, चाहे साउथ अफ्रीका ले लें। इंग्लैंड की विकेट्स का अब अंबर बिहेवियर तब्दील होता जा रहा है। गुज़िश्ता कई बरस से क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की विकेटें अब वो नहीं रही। एक तो वहाँ मौसम का बड़ा अहम किरदार होता है कि अगर अब्र आलूद मौसम है, फिर गेंद स्विंग होता है, सीम होता है, और वहाँ की विकेट्स थोड़ी डिफरेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन, चूँकि पाकिस्तानी टीम 24 अप्रैल से इंग्लैंड में मौजूद है, तो इसलिए अपने आप को उन्हें हम आहंग करना चाहिए वहाँ की विकेटों से, वहाँ के मौसम से। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले मैचेस में कल की इस जीत के बाद हौसले बुलंद हुए, वरना टीम तो आपकी बिल्कुल डीमोरलाइज थी। लेकिन कल की इस फतह के बाद कि आपने आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम को हराया, जो टूर्नामेंट की फेवरेट टीम करार दी जा रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना इफ्तिताई मैच 104 रन के वाज़े फर्क से जीता, उसको हराकर अब हमारे हौसले बुलंद हो गए। और 7 जून को जो श्रीलंका के खिलाफ हमारा मैच है, यकीनन पाकिस्तानी टीम एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ मैदान में उतरेगी। ठीक है, ये बहुत अहम नुक्ता है, हौसले बुलंद हो जाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही होता है लीना कि एक मैच जीत गया, खास तौर पे जब फेवरेट है इंग्लैंड और उनके खिलाफ, तो फिर उनकी अगली परफॉर्मेंस भी उस पर अक्कासी करती है इस बुलंद हौसले की। नहीं, बिल्कुल इकबाल भाई ने बिल्कुल सही कहा कि देखें, जब नंबर 1 टीम को आप हराएंगे, उससे पहले आप इतनी बुरी तरह इबरतनाक जिसको लोग कह रहे हैं वो और मैंने खुद भी कहा होगा, शायद अपने कॉलम में भी कहा था, तो उसको जब आप ऐसे इसके बाद ऐसे जीतेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो मोरल है आपका बूस्ट होगा, और आगे आने वाली जितने मैचेस हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। आगे आपके बड़े मुश्किल मैचेस हैं, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया होगा। और ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान कल का जो हमने मैच जीता वो जीते। अगर कल ना जीते तो आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि आगे मैचेस बड़े टफ आ रहे हैं पाकिस्तान को। वेस्ट इंडीज़ वाला मैच असूलन पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। जहाँ तक विकेट्स की इन्होंने बात की, तो यूएई में तो मेरे ख्याल में मैच करने बंद कर देने चाहिए, बैन होना चाहिए यूएई में, क्योंकि ना वहाँ कोई क्राउड आता है, खाली स्टेडियम में हमें मैच खेलने पड़ते हैं। टॉस जीता जी, पहले बैट करके 550 रन लगा लिए, सेकेंड इनिंग्स में चौथी इनिंग्स में बॉल वेयर एंड टेयर की वजह से स्पिन की, आपने हरीफ को हराया जी, घर आ गए, और खाली स्टेडियम में मैच खेला। आपकी परफॉर्मेंसेस जाया, टीवी पे लोग देख रहे हैं सिर्फ, और वहां 2000 लोग भी नहीं है। तो या तो हमें कोई अल्टरनेट सेंटर ढूंढना चाहिए क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की कहां बहुत ज्यादा देखिए, 2010 में ये बड़ा अच्छा मौका बन रहा था कि हम इंग्लैंड में अपनी क्रिकेट खेलें, वो जायल से बड़ी होने वाली थी, लेकिन फिर जिस तरह इजाज बट ने उसको मिस हैंडल किया, तो हमारा क्रिकेट जो है बर्बाद हो रहा है यूएई में खेलने पे। ये जो वनडे हम नहीं जीतते वो इसलिए कि वहां की पिचों में बॉल, कहते हैं ना कि छक्के नहीं मारते पाकिस्तानी, बिल्कुल, और पावर हिटर नहीं है भाई, बॉल टखनों से भी नीचे आ रही, तो पावर हिटिंग कहां से करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान मैच हार रहा है,
ओवर 300 रन्स बन रहे हैं बिकॉज द बाउंस इन द विकेट इज गुड एंड यू कैन हिट थ्रू द लाइन ऑल्सो. तो यानी कि अब फिर यही बात है ना कि मतलब हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है वहां से. शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें खेलने दिया, लेकिन वो नुकसान बहुत पहुंचा बहरहाल. ठीक है, ये सवाल मैं करना चाहूंगी अपने दीगर मेहमानों से भी कि क्या जो मरकज है पाकिस्तानी क्रिकेट का, जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट वापस पूरी तरह भरपूर तरीके से नहीं आती, क्या कहीं और होना चाहिए मिडिल ईस्ट के अलावा? इस पे भी सवाल करेंगे ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. ब्रेक से पहले लीना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी शायद मिडिल ईस्ट में खेलने की कुछ वजह ये भी नजर आती है. खालिद महमूद साहब, एक तरफ इंग्लैंड की विकेट है, एक तरफ मिडिल ईस्ट की विकेट है, क्या नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान को वहां अपने मैचेस खेलने का? होम ग्राउंड बन गया है वहां. जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से कि जो यूएई है, अमारात में जो हम क्रिकेट खेलते हैं, उससे क्रिकेट को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता. ठीक है, हमारे मैचेस हो जाते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो विकेटें जो हैं बहुत स्लो हैं, उनमें बाउंस कोई नहीं है, उसमें कोई इतना चैलेंज नहीं मिलता बैट्समैन को, और बॉलरों को भी कोई मज़ा नहीं आता. मतलब वो नई से नई ट्रिक्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं सीख सकते. तो हमें यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मामला सारा है पैसों का. और एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अखराजात बेशुमार अपने करता है, बढ़ा रहा है, बल्कि सुना है कि बहुत कीमती किस्म का बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाह पे उन्होंने एक रखा है मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ये जब पैसे इस तरह खर्च होंगे तो ज़ाहिर है क्रिकेट पे खर्च नहीं होंगे. तो अगर पैसों का मसला ना हो तो आइडियल है एक दो मुल्क खेलने के लिए, उसमें तमाम फ़ायदे हमें हो सकते हैं. मसलन हम इंग्लैंड के साथ ही ये बात कर सकते हैं, और फिर उनसे वक्त से पहले ये मुआहदा करके हम अपनी मर्ज़ी की कुछ ग्राउंडें भी हासिल कर सकते हैं. वहाँ तो काफ़ी ऑटोनॉमी है, हर जो काउंटी है वो अपनी मुख्तार है, मर्ज़ी की मालिक है, तो हम उनसे मुआहदे कर सकते हैं. हमें करना चाहिए बशर्ते कि पैसों का मसला ना हो. और वहाँ पर हमें क्राउड देगा, बेशुमार पाकिस्तानी हैं, बेशुमार और लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, वो घर है क्रिकेट का. जी हाँ, तो वो जा सकते हैं. तो ये हमें करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता. यही सवाल होगा कि जी वो बहुत महंगे मुल्क है. अगली बात यह है कि आपके तमाम मेहमान कह रहे हैं और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि ये जो हमने ये मैच जीता है उससे हमारा मोराल बहुत बुलंद हुआ है, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा मोराल जितना बुलंद हुआ सो हो, मेरे ख्याल में दूसरी जो टीमें हैं उन पे काफ़ी खौफतारी हो चुका हुआ है. मैंने मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, उनकी ट्वीट्स पढ़ी हैं. तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये एक दूसरा पाकिस्तान टूर्नामेंट में एंटर हो चुका है. वेस्ट इंडीज़ वाला पाकिस्तान दूसरा था, ये जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच जीता है ये एक और पाकिस्तान है. और उस पाकिस्तान से आप यकीन माने दुनिया की मजबूत तरीन जो टीमें हैं वो भी खौफज़दा होती हैं. अब इंग्लैंड तो खौफज़दा होगा ही, ऑस्ट्रेलिया भी सोच में पड़ गया होगा, हिंदुस्तान बड़ा खौफज़दा होगा. अब देखें ना कि अब चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2017 वाली थी, कितनी आसानी से हिंदुस्तान ने वो अपना जो इब्तदाई पूल मैच था जीत लिया था. और उसके बाद उनके जो तबसरे थे, उनके जो कमेंट्स थे, वो अपने बाप से पूछो और सीखो हमसे और ये समझो. और उसके बाद जिस तरह हमने उनको हराया और जिस तरह उन पर मुर्दनी चाहिए और जिस तरह उनके फिर बाद में तबसरे सुनने को मिले, ये इस वक्त कैफियत हिंदुस्तान की भी वही है. उन पे भी खौफ तारी है, दूसरी टीमों पे भी तारी है. हमारा तो दिल खुश हो जाता है खालिद साहब, हमारा तो दिल खुश हो जाता है. लेकिन मैं यहाँ शोएब साहब से भी पूछूंगी कि अब जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम एक मैच के बाद शायद फॉर्म में आ गई है, विकेट्स का भी कुछ शायद मतलब प्रैक्टिस हो गई है, उस बाउंसी विकेट पे भी खौफतारी हुआ है, आपको लगता है? मैं समझता हूँ अंबर के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कल की कामयाबी को सराहना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक बात को मद्देनजर रखना चाहिए. इंग्लैंड की टीम बेशक इवेंट की कामयाब तरीन या मजबूत तरीन टीम है, लेकिन उसकी वजह उसकी बैटिंग डेप्थ है. अगर उसकी बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड मेरे ख्याल से वन ऑफ दी वीकेस्ट साइड है बॉलिंग साइड को लेके. अगर उनके मोइन अली को निकाल दें तो चाहे आदिल राशिद हों या वोक्स हों या वुड हों, जो भी उनके या बैन स्टोक हों, कोई भी बॉलर इंपैक्ट बॉलर नहीं है. लेकिन आने वाली जिन टीमों से आपने
कराना है, उनके पास इंपैक्ट बॉलर्स हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहां पे भी हमें अच्छे स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें वहां पे पेसर भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं। फिर हम बात करें बाकी टीमों की तो वहां पे भी आपको ये जो है प्रॉब्लम खड़ी करेगी उनकी बॉलिंग लाइन। वेस्ट इंडीज ने अगर आपको जल्दी आउट कर लिया तो उनके बॉलर्स की एक तो एक्स्ट्रा उनकी हाइट जो थी और फिर उनको जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, तो अब बॉलिंग पे अगर अच्छी बॉलिंग हो तो आपकी बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा जाती है। आने वाले मैचेस में श्रीलंका के एक मैच को निकाल दें, फिर चाहे आपका मुकाबला बांग्लादेश से हो, चाहे आपका मुकाबला अफगानिस्तान से हो, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, वहां पे अच्छे बॉलर्स होंगे। ये अच्छे बॉलर्स पाकिस्तान को अच्छी खासी मुश्किल में डाल देंगे। ये मैं आपको जो है वो श्योरिटी से बता रहा हूं और इसको नोट कर लें। आने वाले मैचेस होंगे तो आपको ये बात स्ट्राइक करेगी कि बॉलिंग जो ओपोनेंट की है उसकी वजह से पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया। इंग्लैंड को हमने हराया है, बिल्कुल हराया है, लेकिन इसमें मैंने जैसे बताया कि फील्डिंग हमने बेशक कैचेस मिस किए लेकिन हमने कुछ कैचेस पकड़ भी लिए। वरना माजी में इसी इंग्लैंड के खिलाफ जब 4 मैचेस की हमने सीरीज खेली थी और हम 5 मैचेस की और हम 4 मैच उसमें हारे थे, तो उनकी वजह यही थी कि हमने किस तरीन फील्डिंग की थी। इस मैच में कदरे बेहतर फील्डिंग की, हम जीत गए। आने वाले ओपोनेंट के बॉलर्स आपको अच्छी खासी मुश्किल में डालेंगे। इतना आसान ना लें कि आपने इंग्लैंड को हरा दिया तो अब सबको हरा देंगे, मुश्किल होगी, मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अब बॉलिंग की तो हम बात कर रहे हैं दूसरी टीम्स की, लेकिन हम कुछ अपने कप्तान के हवाले से भी बात करते हैं। शोएब अख्तर साहब ने एक जो वीडियो वायरल भी हुआ है, इसमें डिस्कशन भी काफी हुई है। उन्होंने क्या कहा था अब हमारे कप्तान के हवाले से सुनिए। क्या फिक्र हमें करनी चाहिए अपनी प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से मिर्जा साहब के बैनुल-अक़वामी मयार पे पूरी नहीं उतरती? देखिए, शोएब अख्तर अंबर एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो ब्लंट अंदाज से बात करता है और माजी में अपने इसी अंदाज की वजह से शोएब अख्तर मुश्किलात का शिकार भी रहे। 2007 के वर्ल्ड T20 में जब वो पाकिस्तान टीम के साथ चले गए साउथ अफ्रीका, तो मोहम्मद आसिफ को बल्ला मारने के इल्ज़ाम पे उनको वतन वापस भेज दिया गया। जब वो किताब लिखते हैं अपनी, तो सचिन तेंदुलकर के ख़िलाफ़ किताब में कॉमेंट्स लिख देते हैं, जिसकी वजह से भारत में उनके ख़िलाफ़ बड़ा शोर शराबा होता है। तो शोएब अख्तर इस टाइप का कैरेक्टर है कि वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन जहां तक फिटनेस की शाहिद आफरीदी वाला मसला है ना, ये प्रोफेशनल शायद जी बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जो आपने फिटनेस की बात की, फिटनेस का मसला ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी फिटनेस पे तो तवज्जो देते हैं। हमने इनके लिए गैर मुल्की ट्रेनर्स भी रखे हुए हैं कि वो इनको ट्रेन करें। ये तो ख़ुद खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। और वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फ़िटनेस का वो लेवल नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात मिलती हैं। ठीक है लीना, आपको क्या लगता है कि फिटनेस एक फैक्टर हो सकता है, उसको हमें नज़र में रखना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली फिटनेस फैक्टर है। जो शोएब अख्तर ने बात की सरफराज के बारे में, ये अंदाज गलत था। किस बात गलत नहीं, किस मूड में थे पता नहीं, क्या वजह थी वो उनको ही पता होगा। लेकिन फिटनेस बहरहाल एक विकेट कीपर की अच्छी होनी चाहिए। कल जो मोइन अली की स्टंपिंग भी उन्होंने मिस की, तो हम घर में भी यही, मेरा बेटा मुझे ये कह रहा था कि धोनी होता तो उसने तो कैच छोड़ के पाँव से भी ये स्टंपिंग कर लेता। लेकिन एक क्विकनेस है जो थोड़ा फराज में लैक करती है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपना वेट शायद कम कर सकते हैं, थोड़ा सा फिटनेस पे कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो भी हमारे फिटनेस के इंचार्ज हैं पिछले 2 साल में, पाकिस्तान टीम की फिटनेस बेहतर हुई है। ये नहीं कह सकते हम कि बेहतर नहीं हो, बेहतरी की तरफ जारी है ये सारा कुछ। और ये चॉपिंग एंड चेंजिंग करने से कोच को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, उसको निकाल दिया, पैसे ये इंटरेस्ट के किसी जानने वाले को लगा देंगे, और जो भी पाकिस्तान में जो होता है हमें सबको पता है। और पाकिस्तान में एक ही चीज़ है, क्रिकेट वो खुशी देती है, इसलिए उसमें क्रिकेट के डिस्कशन में आपके प्रोग्राम की रेटिंग भी बड़ी चली जाएगी। लेकिन ये जो कैचिंग है, खासकर विकेट कीपिंग की, जो स्टंपिंग मिस करना और 1-2 कैच जो आउटफील्ड में कैच होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल फिटनेस बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसको कहते हैं खरामा। ठीक है, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी शोएब साहब, अब हमने थोड़ी सी फिटनेस की बात की और शोएब अख्तर ने जैसे भी कहा सरफराज के बारे में, उस पर भी बात कर दी। लेकिन अगर कैप्टनसी के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो कमेंट्स आते हैं वो खुश नहीं है उनकी कैप्टनसी से। आप क्या कहते हैं कि तसल्ली बख्श है?
امبر تھوڑا سا پہلے میں اس میں شعیب اختر والی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ شعیب اختر کا کریئر سب کے سامنے ہے, وہ خود کتنے کو فٹ کھلاڑی تھے, فٹنس مسائل سے ہی دو چار رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ پہ کرٹیسائز نہیں ہوتا. اب اگر میں آپ دوسرے لوگ کوئی بات کریں تو چلو سمجھ آتا ہے کہ ہم نان کرکٹنگ لوگ ہیں, آلدو کہ ہم اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, کرکٹ سے ہمارا تعلق ہے, لیکن شعیب اختر ہو گئے یا باقی ہمارے سابق کپتان ہو گئے, وہ خود کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, اس ملک کو سرو کیے ہوئے ہیں. اب ہمارے دیگر ممالک کے آپ تبصرے دیکھیں, وہ اینالسٹ کرتے ہیں یا جب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کرکٹنگ پوائنٹس پہ بتاتے ہیں کہ اس کے پیر صحیح نہیں آ رہے تھے, اس کے ہاتھ صحیح نہیں آ رہے تھے, اس کی باڈی بلک تھی, یا اس طریقے کی بات کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں کرٹیسزم کس طرح ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پیٹ, اتنا بڑا منہ, اس کے منہ کا بیچارے کو کیا کرنا ہے. آپ کے ہمارے ایک سابق کپتان جو ہیں وہ ابھی کامنٹ کر رہے تھے کہ حفیظ کی جو ہے ٹانگیں چھوٹی ہیں, حسن علی کی جو ہے وہ ٹانگیں کمزور ہیں. یہ ہم کس طرح کی کرٹیسزم کرتے ہیں, مجھے تو بالکل یہ سمجھ نہیں آتی. اب سرفراز کی کیپٹنسی بالکل اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے اور اٹھنا بنتا بھی ہے کہ جب آپ کا کپتان جو ہے وہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی ایگزامپل نہ دے. دیکھیں سری لنکا, آپ ویسٹ انڈیز سے کم ٹوٹل پہ ہارے تو سری لنکا بھی نیوزی لینڈ سے کم ٹوٹل پہ ہارا, 136 رن بنائے, لیکن ان کے کیپٹن کرونر رتنے جو ہیں انہوں نے بیٹ کیری بھی کیا اور 50 بھی انہوں نے سکور کی. اسی طریقے سے باقی ٹیموں کے بھی آپ کیپٹنس کو دیکھیں تو وہ خود بھی سکور کر رہے ہیں, اس لیے ان پہ سوالات نہیں اٹھتے چاہے ان کی ٹیمیں ہار رہی ہوں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ سرفراز کی خود کیونکہ کارکردگی امبر میں اسی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مثال قائم ہوتی ہے نا. امبر میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا کپتان تو ہم جیت رہے تھے تب بھی کپتان پر باتیں ہو رہی تھی, اب تو ہم ہار رہے تھے, چلیں اب آ کے ہم جیت گئے. جب ہم جیت رہے تھے تب بھی کپتانی پہ باتیں ہو رہی تھی. اور یہ ہے کہ جب آپ ٹیم میں ہوں اور کہیں سے بھی ڈیلیور نہ کر پائیں تو آوازیں اٹھنا بنتی ہیں, لیکن ایک طریقہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے کسی کو منہ کو بات کرنا, کسی کے پیٹ کی بات کرنا, آپ کرکٹنگ بات کریں جو قابل قبول بھی ہو, اور ماضی آپ کا خود اسکینڈلوں سے بھرا پڑا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن اگر ہم بات کریں جیسے ایک فیصلہ جو سرفراز نے لیا تھا کل, مرزا صاحب یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسپنر شاداب سے آغاز کریں, اور وہ مشکل فیصلہ تھا لیکن کامیاب نکلا. امبر میرے خیال میں ان کے ذہن میں تھا, آپ کو یاد ہے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان جو ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 30 مئی کو ہوا, اس میں بھی ساؤتھ افریقہ نے اپنے لیگ اسپنر عمران طاہر سے بولنگ کا آغاز کرایا اور پہلی اوور میں انہوں نے جانی بیسٹو کو آؤٹ کر دیا. تو حالانکہ آپشنز تھے سرفراز کے پاس, حفیظ سے بھی بولنگ کروا سکتے تھے, لیکن انہوں نے پریفر کیا شاداب خان کو, اور وہ گیمبل جو تھا وہ پاکستان کے لیے پے آف کیا. وہاں پر تو یقیناً کوئی نہ کوئی, اور سرفراز کی کپتانی پہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, اب سے 2 سال پہلے تک سرفراز ان کے لیے بڑے زبردست کپتان تھے, اور سرفراز نے اس انگلینڈ میں جو ون ڈے سیریز ہوئی اس میں بھی 98 رنز اسکور کیے, کل 10 سینچری بنائی. ان کی کارکردگی اتنی بری نہیں ہے. اچھا چلیں اگر سرفراز برا کپتان ہے تو اس کا آلٹرنیٹ مجھے بتا دیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کسی کو نائب کپتان تو بناتا نہیں ہے. شعیب ملک کو ان آفیشلی نائب کپتان بنا کر بھیجا گیا اس ورلڈ کپ کے لیے. اس سے پہلے شعیب ملک سے کپتانی کرائی, جن کو 20 سال ہو جائیں گے اکتوبر میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے, خود ریٹائر ہو رہے ہیں. کبھی ہم نے گروم کیا کوئی وائس کیپٹن, پھر ہم کپتان کے اوپر تنقید. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, میں چاہتی ہوں خالد صاحب سے یہ سوال پوچھوں. مرزا صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. خالد صاحب, متبادل کپتان اگر ہم تنقید کرتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے, سرفراز پہ جو تنقید ہوتی ہے بھیجا ہے؟ دیکھیے جی, متبادل کپتان جو ہوتا ہے ہر کرکٹ بورڈ کی یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا 50, 60, 70 کی دہائی میں ہمیشہ کپتان ہوتا تھا اور اس کا ایک ڈیپٹی بھی ساتھ ہوتا تھا. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے یہ چیز نہیں ہو رہی. ہونا چاہیے, اور یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی کون ہے, ہو جائے گا. جب آپ دیکھیں گے, آپ پورے ڈومیسٹک سرکٹ کا جائزہ لیں, آپ کو اچھے اچھے کھلاڑی اس میں نظر آئیں گے. اس موجودہ ٹیم میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم ایک ایسا کھلاڑی ہے جس میں کپتانی کی صلاحیت نظر آتی ہے. اگر نہیں تو اس کو تربیت دی جائے, اس کو گروم کیا جائے. آخر 2-4 سال میں کوئی نہ کوئی متبادل تیار تو ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ بالکل اس پر توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. باقی سرفراز کی جو کپتانی کی ایک بحث ہے وہ چل رہی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. اس وقت یقیناً وہی ہے, اس لیے اس میں 2-3 چیزیں کم از کم اس کو مشورہ ضرور دے دینا چاہیے. مجھے اس کی باڈی لینگویج نہیں پسند ہے. وہ جب بھی ذرا بھی ٹیم پہ مشکل وقت آتا ہے وہ کافی گھبراہٹ کا شکار نظر آتا ہے. ہر کپتان جو ہے اس کو گھبرانے کا حق حاصل ہے, لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی گھبراہٹ جو ہے ساری ٹیم کے کھلاڑی بھی دیکھ سکے اور گراؤنڈ میں بیٹھے لوگ بھی سارے دیکھ سکیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. خالد صاحب معذرت, مجھے یہاں لینی ہے بریک ہماری, لیکن جاری رہے گی, اور کچھ پیش گویا بھی ہم لیں گے اپنے مہمانوں سے بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ ये वक्त आया है प्रेडिक्शंस का, पेश गोइयां करने का, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो ब्रेंडन मैकलम है उन्होंने पेश गोई की थी कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से हार जाएगा, लेकिन एक उनकी गलत साबित हुई। मिर्जा साहब, यहाँ मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। 7 जून को पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका वर्ल्ड कप के किसी मैचेस में पाकिस्तान ने 7 मैचेस हुए, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हमेशा हराया। कौन जीतेगा इस बार? देखिए, इसमें तो पाकिस्तान के अंबर चांसेस बहुत रोशन है, क्योंकि श्रीलंका की टीम जिस अंदाज से अपना पहला मैच खेली और जैसे श्रीलंका की टीम है, हालांकि उनके पास 1-2 नए स्पिनर्स हैं, ज़्यादातर उनके पास नौजवान खिलाड़ी हैं, कप्तान भी उनका करुणारत्ने, उसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। तो मेरी नज़र में श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान फेवरेट है। लेकिन जो आपने बात की ब्रेंडन मैकलम की, तो गैर मुल्की खिलाड़ी इस तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं, या तो वो सट्टेबाजों के साथ उनको किसी तरीके से कोई टिप देने की कोशिश करते हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनकी प्रिडिक्शन तो नाकाम हो गई। उन्होंने कहा था इंग्लैंड जीत जाएगा, नाकाम हो गई। एग्जैक्टली, नाकाम हो गई। मेरे पास कोई वक्त थोड़ा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगी। अलीना, आपकी प्रिडिक्शन श्रीलंका बमुकाबला पाकिस्तान? डेफिनेटली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑन अ हाई है। श्रीलंका जैसे इकबाल भाई ने कहा आजकल अच्छा नहीं खेला, पॉलिटिक्स भी चल रही है उनकी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का एज है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि यू कांट प्रेडिक्ट टिल द फैट लेडी सिंग्स, एंड आई डोंट सी एनीवन सिंगिंग हियर। सो द थिंग इज कि पाकिस्तान डेफिनेटली इंशाल्लाह। और एक सरफराज पे थोड़ी सी बात ये थी कि सरफराज बेचारा जो है ना, विकेट कीपर भी बैट्समैन भी, कल 50 किए तो स्टंपिंग छूट गई, तो वो बेचारा हमेशा ही तनकीद का निशाना रहता है। अच्छा कैप्टन है, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। ठीक है, आपका सरफराज पे भी पॉइंट मौक़िफ़ सामने आ गया। जी खालिद साहब, पाकिस्तान व मुकाबला श्रीलंका? जी, मैं मुत्तफ़िक हूँ अपने साथियों से कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और मैंने जो बात की थी कि नफसियाती तौर पे हमारी जीत का जो टीमों पे मनफी असर हुआ है, घबरा रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं था कि वो हम हर टीम से बैठे बैठाए घर बैठे जीत जाएंगे, ज़ाहिर है। लेकिन हमें अब वो बड़ी संजीदगी से लेंगे, श्रीलंका से जीतना चाहिए। ठीक है। शोएब साहब, आपकी प्रेडिक्शन? पहले ब्रेंडन मैकलम को तो मशवरा दिया था कि वो अपनी डायरी जला लें, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा था बांग्लादेश जो है वो जनूबी अफ्रीका से हार जाएगा, तो बांग्लादेश वहां पे जीत गया था। यहाँ पे श्रीलंका के मैं आपको बताऊं कि अगर श्रीलंका अपना पहला मैच बुरे तरीके से आ रहा है, तो हम भी पहला मैच जो है अच्छे तरीके से नहीं आ रहे थे, बहुत बुरे तरीके से आ रहे थे। हमने बाउंस बैक किया, वापस आए, तो श्रीलंका भी अब आज जो खेल हुआ उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ कदरे बेहतर खेला। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इतना आसान नहीं होगा, अलबत्ता चांसेस पाकिस्तान के ज्यादा हैं, तजर्बे की वजह से कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनकी फॉर्म भी जरा बेहतर है। तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं कि ये 7 का फिगर जो है वर्ल्ड कप में 8 हो जाएगा, पाकिस्तान 8वीं मरतबा भी हरा देगा। ठीक है। मिर्जा साहब, 12 जून को पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप्स में ऑस्ट्रेलिया से 4 बार जीते हैं और 6 मैच हार चुके हैं। प्रेडिक्शन इस बार? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान श्रीलंका को अगर इंशाल्लाह हराता है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके हौसले बुलंद होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अंबर में देख रहा हूँ बड़ी मुतवाज़िन है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के आने के बाद उनकी टीम का और मोरल अप हुआ है। हम तो 4-5-0 हारे थे दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी राय में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी एज हासिल होगी इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। लीना? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रांग है, नंबर 9 तक उनकी बैटिंग है। तो अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो फील्डिंग अच्छी करें, और जैसे कल दबाव रखा है बॉलिंग से, एग्रेसिव बॉलिंग करें, कंटेनमेंट को भूल जाएं, विकेट्स का सोचें। ठीक है जी। खालिद साहब? जी, मैं कोई ज़्यादा इम्कान नहीं देखता पाकिस्तान की कामयाबी का। वजह यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत आसमान से उतरी हुई टीम है। मेरे ख्याल में जिस किस्म की वो हिकमत अमली इख्तियार करेंगे अपनी बॉलिंग में, शॉर्ट पिच डिलीवरीज और बाउंसर्स वगैरह, वो तैयारी करके आएंगे और पाकिस्तान उसके लिए तैयार नज़र नहीं आता। इसलिए मैं समझता हूँ उनके जीतने का इम्कान ज़्यादा है तैयारी की वजह से। और शोएब साहब, आप क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को देखें, एडवांटेज ये है कि उनके 7वें 8वें नंबर तक की जो बैटिंग है सब सेंचुरी करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो कदरे वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन उनका जाम्पा जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बैटिंग का एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में आगे ले जाता है, और ऐसा ही लगता है कि मजबूत बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत जाएगा। ठीक है। अब 16 जून को एक बहुत अहम मैच है, पाकिस्तान बमुकाबला भारत, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से जीता नहीं है। आप क्या कहते हैं मिर्जा साहब, क्या प्रेडिक्शन है?
میرے خیال میں اس مرتبہ بھارت کے خلاف پاکستان کو نفسیاتی برتری ہوگی، کیونکہ 18 جون 2017 کو جس برے طریقے سے پاکستان نے فائنل میں بھارت کو ہرایا، ابھی تک بھارت کے اعصاب پر وہ چیز سوار ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان آسٹریلیا کے خلاف جیتتا ہے امبر، تو پھر بھارت کے خلاف میچ میں ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ سکائی ہائی ہوگا، اور پاکستان کے چانسز پھر زیادہ ہوں گے بھارت کے خلاف، اور اس مرتبہ ہم اس جنکس کو توڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 6 مرتبہ ہم بھارت سے ورلڈ کپ میں ہار چکے ہیں۔ ٹھیک ہے لینا، یہ ہمیشہ پریشر والا میچ ہوتا ہے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ میرے خیال میں۔ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا، یہی بات ہے کہ پاکستان اگر وہ آسٹریلیا سے میچ جیت جائے تو مورائل اچھا ہوگا، کانفیڈنس اچھا ہوگا، اور اگر سلیکشن، میں کہتی ہوں نا کہ یہ حفیظ بھائی اور شعیب بھائی والی سلیکشن نہ کریں، حفیظ از اے ویری گڈ پلیئر، آئی ووڈنٹ ڈراپ ہم، آئی ول کیپ ہم، لیکن جو شعیب کا رول ہے نا مجھے، اور ویسے وہ انڈیا کے خلاف خود انڈر پریشر ہوتے ہیں، ان کی ذاتی وجوہات بھی ہیں، اور انگلینڈ میں ان کی 13.5 ایوریج ہے، تو آئی ووڈ پلے اماد انسٹیڈ آف شعیب ان دیٹ میچ، اینڈ دین آئی تھنک ویل ہیو گڈ چانسز۔ خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ تاریخ مد نظر رہنی چاہیے، پاکستان کو ہم سارے یا انپریڈکٹیبل بھی کہہ چکے ہیں، اور میں تو عجوبہ ٹیم کہہ چکا ہوں، اس کے بارے میں پیش گوئی کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، میرا خیال ہے وہ تاریخ نہیں بدلے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں شعیب صاحب، پیش گوئی سے پھر ہم گریز ہی کریں؟ بالکل گریز ہی کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جو چانسز ہیں وہاں پہ بمراہ ہے، وہاں پہ مشرا چاہل ہے، پھر ان کے پاس کلدیپ ہے، کلدیپ یادو کا بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے بیٹنگ اگر دیکھیں تو بہت لمبی بیٹنگ ہے، پاکستان بہت ویک ہے، ویک نہیں بہت ویک ہے، اگر پاکستان ورلڈ کپ کے اس میچ میں انڈیا کو ہرا دے گا تو اس کو میں میریکل ہی کہوں گا۔ بالکل 2017 میں ہم نے ان کو ہرایا تھا، لیکن 2017 کے بعد کرکٹ، انہوں نے جتنی کرکٹ کھیلی، ہم نے جتنی کرکٹ کھیلی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے، پاکستان کے چانس جو ہیں وہ میریکل سے ہی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، ادروائز مجھے نہیں لگ رہا، دل چاہتا ہے، خواہش ہے، دعا ہے کہ پاکستان جیتے، لیکن کرکٹنگ سینس کہتا ہے کہ انڈیا بہت آگے ہے۔ ظاہر ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، امید ہی کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی بہت باقی ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لینا معین عزیز صاحبہ، خالد محمود صاحب، مرزا اقبال بیگ صاحب اور شعیب جٹ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا اور تجزیہ دینے کا۔ ضرور ہمیں اپنے پروگرام پر جو فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اب ہوگی کل ملاقات، خدا حافظ۔